हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 8 सेट कंप्लीट कर लिया है। तो शुरू करते हैं। तो ये आप मेनली आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या किसी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का जीएस जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमोंग द चॉइसेस लिस्ट विच वन इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ कैंसर। तो बोला गया कि इनमें से चॉइस दिया गया आपको, इनमें से कौन सा कैंसर का फॉर्म नहीं है। ग्लूकोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा या सार्कोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोमा। ठीक है, ये कैंसर का फॉर्म नहीं है। बाकी बात करें ग्लूकोमा क्या है, तो ये एक तरह का आई डिजीज़ है जहाँ पे ऑप्टिक जो नर्व है वो डैमेज हो जाता है। अब ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ये क्या होता है, ये जो हमारे आई को ब्रेन से कनेक्ट करता है जो नर्व, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये एक तरह का कैंसर नहीं है, ये आई का बीमारी है, आँख का बीमारी है। ठीक है, उसके बात करें लिम्फोमा, कार्निनोमा या सार्कोमा, ये सब कैंसर के ही टाइप हैं। ठीक है, नीचे एक्सप्लेन और किया गया है कि कार्निनोमा में क्या होता है, सार्कोमा में क्या होता है। ठीक है, ये किसको डैमेज करता है, इस तरह से लिखा हुआ, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आसानी से। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज जम्मू सिचुएटेड। इनमें से कौन से रिवर पे जम्मू सिचुएटेड है। राप्ती, तुंगभद्रा, तावी या फिर महानदी। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा तावी। सुने होंगे जम्मू तवी, है ना, हम लोग बोलते हैं जम्मू, तो जम्मू के साथ तवी को जोड़ देते हैं। तो एक्चुअली तवी जो है ये जम्मू जो है जिस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है वो है तवी। ठीक है, जिस रिवर के किनारे सिचुएटेड है वो है तवी। ठीक है, उसके बाद बात करें राप्ती जो है ये कौन से शहर में सिचुएटेड है या कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, या कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर जो है रप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बात करें कि हम्पी शहर जो है वो तुंगभद्रा जो रिवर है उसके किनारे बसा हुआ है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में, जो कि हुआ करता था हम्पी, विजयनगर एम्पायर जो था उसका कैपिटल हुआ करता था हम्पी। ठीक है, उसके बाद बात करें महानदी जो है, महानदी ये इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है वो है कटक, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि गोरखपुर बसा हुआ है राप्ती रिवर के किनारे। उसके बाद हम्पी रिवर जो है, हम्पी जो शहर है वो तुंगभद्रा के किनारे बसा हुआ है। तवी जो है वो जम्मू के उसके किनारे जम्मू बसा हुआ है। उसके बाद कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं तवी किसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेनाब रिवर का। ठीक है, हाँ, तो तवी जो है ये जो जम्मू सिटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक ओल्ड सिटी हो जाता है और एक नया सिटी हो जाता है। अब बात करते हैं, हम लोग अभी देखें कि जो राप्ती नदी के किनारे है वो गोरखपुर है। कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे झांसी कौन से रिवर के इसमें किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा पहुँच। ठीक है, उसी तरह से बरेली शहर कौन से इसमें नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा रामगंगा। उसके बाद बात करें कि सहारनपुर तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, आए हुए एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू द। तो बोला गया कि अगर लोकसभा का स्पीकर को रिजिग्नेशन देना है तो वो अपना रिजिग्नेशन किसको देगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उनको अगर रिजिग्नेशन करके जाना हो तो वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं उनको देंगे वो अपना रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, और ये भी कहा गया कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 93 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहना चाह रहा है, मैंने ऐड किया इसमें कि लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 93 कहता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी में आईएनसी का पहला सेशन जो हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, पहला सेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में 1885 में, और उसमें सिर्फ 72 लोग ही अटेंड किए थे पहले सेशन को। ठीक है, और बात करें कि कौन थे प्रेसिडेंट, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये चार जो मैंने दिया है, चार जो सेशन है लगातार 85, 86, 87, 88, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे पूछा जाता है कि आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कब बना था। ठीक है, तो 1887 में जो कि हुआ था मद्रास में, कौन थे प्रेसिडेंट? तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद बात करें, 1888 में इलाहाबाद सेशन हुआ था जिसमें जो है पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट था वो था जॉर्ज यूलिए। ठीक है, ये चार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले में था डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि मुंबई में हुआ था, दूसरा था दादा भाई नौरोजी जो कि कलकत्ता में हुआ था सेशन, बदरुद्दीन तैयब जी थे थर्ड सेशन में, पहले मुस्लिम थे जो कि मद्रास में हुआ था उसका सेशन। ठीक है, और जॉर्ज यूलिए जो थे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और ये सेशन हुआ था इलाहाबाद में। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ कॉल्ड अकबर दीन इलाही ए मोनूमेंट ऑफ हिज फोली नोट ऑफ विजडम? बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, वर्नी या डब्ल्यू जे हैग। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने कहा था कि अकबर का जो दीन इलाही है वो एक विजडम नहीं, अक्लमंदी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे विंसेंट स्मिथ ने कहा था ये बात कि दीन इलाही बेकार बात है, सब नॉनसेंस है। ठीक है, अक्लमंदी की बात नहीं है, जबकि काफ़ी ज़्यादा ये था क्या, काफ़ी अच्छा स्टेप था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के क्या होते थे, हर तरह के रिलीजियस जो सोशियल रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो किया जाता था। ठीक है, और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ आते थे, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और लेकिन विंसेंट स्मिथ ने इसको बेवकूफ़ी की बात की थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज़ नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा रीजन है जिसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला जाता है। ठीक है, या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में आता है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न हिमालय। अब सुनिएगा, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब अगर अलग अलग तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह के वहाँ पे स्पेसीज पाया जाता है, अलग अलग तरह का नेचर पाया जा रहा है, तो उसको कंजर्व करके रखना हमारा काम है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसको नाम रखा जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिक और इंडेमिक स्पेसीज पाए जाते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बचा करके रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए इसको मेकिंग इट क्रिटिकल एरिया फॉर कंजर्वेशन, इसलिए कि इसको क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है, इंपॉर्टेंट बना देता है, ताकि उसको हमको बचा करके रखें। ठीक है, जितने भी स्पेसीज हैं वहाँ पे बच करके रहें, बचा करके रहें। ठीक है, द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट फ्रॉम कंटेमिनेटेड साइट इज कॉल्ड। देखिए, तो पहले पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। बायोसेंसर, बायोमैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन और या बायो कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका आप खुद दे दीजिए पहले। तो इसको डिस्कस करते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कहीं पे पोल्यूटेंट है, ठीक है, या गंदगी है, उसको आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके वहाँ पे जो इतना भी पोल्यूटेंट है उसको, जो कंटेमिनेट पोल्यूटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि उसका असर को ख़त्म करना है, असर को ख़त्म करना है उसका। तो इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। ठीक है, समझ में आया कि माइक्रोब्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उसको, उसका जितना भी पोल्यूटेंट है उसको ख़त्म करवाएंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो और किसी को हार्मफुल नहीं करने वाला है। तो इसी को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, माइक्रोब्स क्या करता है, उसको अलग अलग माइक्रोब्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या फिर उसको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर, तो वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, रेन वाटर, लेक वाटर, रिवर वाटर या सी वाटर है।
तो इसका आंसर हो जाएगा रेन वाटर जो होता है इसको प्योर फॉर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई मिनरल ऐड नहीं होता। जब बाकी बात करें, जैसे सी वाटर की बात करें तो इसमें सॉल्ट वगैरह यूज़ रहता है। उसके बाद बात करें रिवर वाटर की, तो इसमें भी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। लेक वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्योर फॉर्म की बात करें जिसमें पूरी तरह से वाटर कंटेंट है, कोई मिनरल नहीं है, तो उसको हो जाएगा रेन वाटर। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, ठीक है। तो बोला गया कि कौन सा ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिससे सबसे कम जो है ग्लोबल वार्मिंग होगा। कोल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम वगैरह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। कोयला से भी बढ़ेगा और नेचुरल गैसेस से भी, तो इसका आंसर हो जाएगा जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी जो है उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगा। क्यों, आप बताइएगा जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जैसे जियो का मतलब ही होता है अर्थ, थर्म का मतलब होता है हीट। अर्थ के पास जितने यहाँ पे हीट है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारा जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना हुआ है, ठीक है। 3 लेयर में बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है। हमारा जो कोर है उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, उसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होता है वो कंपेरेटिवली नहीं होता है, ठीक है। कंपेरेटिवली किसके, कोल के, नेचुरल गैस के, एंड पेट्रोलियम के, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। द कॉन्स्टिलेशन सप्ताह राशि इज़ नोन टू वेस्टर्नर्स एज, तो बोला गया सप्त राशि जो है हम लोग जो बोलते हैं कंस्टेलेशन किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वेस्टर्नर्स लोग क्या बोलते हैं इसको, 7 मोंक्स, अल्फा सेंचुरी या बिग डिपर या स्मॉल बियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग डिपर, ठीक है। अब कुछ कुछ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अल्फा सेंचुरी क्या है, द क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम टू आवर सन, ठीक है। तो हम लोग पूछेगा अगर सन से सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो ये हो जाएगा अल्फा सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद बात करें, इट इज़ एस्टेरिज्म ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ लार्जर कंस्टेलेशन उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर का भी सुने होंगे कि उर्सा मेजर भी क्या है, कंस्टेलेशन है। कंस्टेलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो सप्त ऋषि को जो है क्या बोला जाता है, बिग डिपर बोला जाता है, ठीक है। आगे आइए, ब्रिज इज़ द टेक्निक यूज। तो ब्रिज जो है वो किस स्पोर्ट में ये टेक्निक या टर्म यूज़ होता है, एथलीट्स में, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में या कराटे में, ठीक है। ब्रिज एक टर्म है, हाँ, या गेम का पार्ट है, वो कौन से में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग में जो है ब्रिज ये टेक्निक यूज़ करता है, ठीक। जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने पेल्विस को उठाते हैं और ये करते हैं जब, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी की, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा स्पोर्ट से कौन सा टर्मिनोलॉजी एसोसिएशन है। जैसे गोल्फ का है तो ईगल है, एल्बिस्ट्रोस है, ठीक है। बास्केटबॉल में कौन कौन सा टर्म है, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए, एक बार अच्छा रहेगा कि पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो जो बोल्ड में मार्क किया हुआ है, जैसे ये है ईगल है, ठीक है। तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे पोल बाई किस खेल में होता है, तो ये हो जाएगा खो खो, तो मतलब ये पूछा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड बाइबल ऑफ सोशलिज्म। इनमें से कौन सा बुक है जिसको बाइबल ऑफ सोशलिज्म बोला जाता है, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, डैश कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल या एशियन ड्रामा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश कैपिटल। ये डैश कैपिटल है या दास कैपिटल है, ठीक है, जो भी है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाय कार्ल मार्क्स। इसी को बाइबल ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY मेनली एम एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर। बोला गया है कि SJSRY जो है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है किन लोगों के लिए, ठीक है।
both self employment and wage employment in urban areas, employment in urban areas only, in wage employment in urban areas। तो अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहरी एरियाओं में एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है या वेज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, आगे सुनिए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किन को बोला जाता है, तो ये इंडिया में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे या तो ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया की बात करें तो वो है एम एस स्वामीनाथन, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, फिर इंडिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की अगर ग्लोबल इस पे बात करें, ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, तो नॉर्मन बारलोग थे। ठीक है, तो ये आप चाहे तो क्वेश्चन को गलत बोल सकते हैं या ऑप्शंस को गलत बोल सकते हैं, जैसा चाहे। ठीक है, तो याद रखना है कि एम एस स्वामीनाथन जो थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे इंडिया के, और न्यूमरबल लोग जो थे वो ग्लोबल लेवल पे थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था वो कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया था। ठीक है, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1961 से 1966 तक 5 ईयर जो प्लान चला था उसी में लाया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम, इनमें से कौन सा है जो कि डोनर एटम नहीं है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, अल्मोनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोनियम। ठीक है, अल्मोनियम जो है वो डोनर एटम नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, तो 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, यहाँ शायद मेरे से गलती हुआ है, 0 डिग्री केल्विन जो है वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। बोलिएगा कैसे आएगा, तो इसमें पुट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन का एक रिलेशन है। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अगर केल्विन निकालना है तो ये करना है, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, के -273। ठीक है, तो के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और -273, तो ये हो जाएगा माइनस में 273। तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा, यानी -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सब बता देता हूँ। जैसे कि डिग्री से मान लेते हैं फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इसका ये होता है, फार्मूला होता है C/5। देखिए ये वाला 5 यहाँ आ सकता है, तो C/5 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, या ऐसा कर लीजिए 9C बराबर 5F-32, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9F-32। ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी याद कर सकते हैं आप। उसके बाद केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर केल्विन में बदलना है तो उसको 273 से प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर केल्विन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273 कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद बात करें केल्विन टू फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो केल्विन निकालने के लिए हम लोग को 457.87 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो इसको मैं इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, C/5 यहाँ आ सकता है और F-32/9 हो सकता है, तो ये वाला आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद बात करें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो ये 32 फ़ारेनहाइट। बोलिए कहाँ से निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, या ये वाला फार्मूला से बोल लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कीजिए, ये अपने आप 32 फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें कि वाटर जो बॉयल होता है, यहाँ पे तो वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर पूछ लेगा वाटर कितने फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है, तो ये हो जाएगा 32। उसी तरह से पूछेगा वाटर बॉयल तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बताइए फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट पे वो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, तो ये हो जाएगा 212। तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 100 पुट कर लीजिएगा, तो ये 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है नॉर्मली। ठीक है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछ ले फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो बोला गया कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है या ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन आता कहाँ से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल से। ठीक है, तो इसका आंसर खुद से दे दीजिए जल्दी से। तो समझ लिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट जो है अपना फूड बनाता है, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो किस किस चीज़ का यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है, वाटर का यूज़ करता है, सॉरी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है, सनलाइट का यूज़ करता है। करके क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है या फूड बनता है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, ठीक, तो बोला गया कि ऑक्सीजन आया कहाँ से, ऑक्सीजन जो बना वो किससे टूट करके बना, तो वो हो जाएगा वाटर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड था अभी बोले मैंने, और वाटर था, और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है सनलाइट को। और क्या होता है, हम लोग बोले कि ऑक्सीजन आया कहाँ से, तो ऑक्सीजन जो है वाटर मोलिक्यूल से आया। ठीक है, टूट करके वो क्या बन जाता है, वो वाटर मोलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होकर के वाटर मोलिक्यूल बन जाता है। तो याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आता है वो वाटर से ही आता है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1936 वाज नेम्ड एज। तो बोला गया कि जो नेशनल पार्क, पहला जो नेशनल पार्क बना था वो 1936 में बना था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अभी हेली नेशनल पार्क जो है करंट नेम आपको बताना है कि हेली नेशनल पार्क का करंट नेम क्या है। ठीक है, मतलब अभी का जो नाम है, पहले हेली हेली नेशनल पार्क था, अभी बताना है आपको कौन सा, क्या नाम से मशहूर है या क्या नाम रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ और नेशनल पार्क की, जैसे ऑप्शंस में दिया गया है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। भरतपुर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। तो हेली नेशनल पार्क भी कहाँ पे था, उत्तराखंड में ही था, और ये पहला जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कि 1936 में बना था। याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पार्क कहाँ पे बना था, उत्तराखंड में। पहला पार्क का नाम क्या है, नेशनल पार्क का नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। करंट नेम ऑफ हेली नेशनल पार्क क्या है, वो बताना है आपको ऑप्शन में। फर्स्ट पहला जो नेशनल पार्क बना था वो कौन से ईयर में बना था, तो 1936 में बना था। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्टी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझने के लिए हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा, बिचेंद्री पाल, संतोष यादव या पिल प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, इनमें से कौन से फीमेल क्लाइंबर है जो कि पहले चढ़ी थी। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को मिस कर दीजिएगा तो ऑप्शन गलत ही टिक करके आइएगा। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब ये होता है जो 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 लिम्ब, जिनका पैर नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, या पैर प्रॉपर वर्क नहीं करता, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो वो कौन थी, पहली फर्स्ट इंडियन। ठीक है, तो वो हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो एम्प्यूटी का मतलब याद रखना है कि एम्प्यूटी का मतलब जिनका पैर नहीं होता है, या फिर होता है तो पैर इफेक्टिव नहीं रहता, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अरुणिमा सिन्हा तो 2013 में क्लाइम की थी। ठीक है, उसके बाद बात करें बिचेंद्री पाल। बिचेंद्री पाल कौन है, फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था। कब किया था, 1984 में। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट, पहली नाम भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद संतोष यादव की बात करें तो संतोष यादव जो है पहली वुमेन थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। ठीक है, 1992 में और 1993 में। ठीक है, ये पहली फीमेल थी जो चढ़ी थी, बिजेंद्र पाल, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। उसके बाद प्रेमलता अग्रवाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू स्केल द 7 समिट। मतलब ये है कि प्रेमलता अग्रवाल जो है हर एक कंटिनेंट में जो सबसे बड़ा समिट है, ठीक है, हर एक कंटिनेंट में जो सबसे बड़ा समिट है उस पर इन्होंने क्लाइम किया है। तो इनका नाम क्या है, प्रेमलता अग्रवाल। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि पहला कौन थे जो कि इसमें माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। ये तो इंडियन की बात करें, यहाँ पे तो इंडियन की बात करें तो ठीक है, तो वो हो जाएंगे कौन, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी जो थे पहले, ये थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था। तो कौन से, 1953 में। ठीक है, उसके बाद बात करें
अब उधर तो याद किए कि फर्स्ट फीमेल थी कौन, है ना। यहाँ पे बात करें फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट वुमेन की बात नहीं करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात नहीं करें, फर्स्ट इंडियन की बात करें जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए थे, तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। ठीक है, इन्होंने क्लाइम किया था 1965 में, तो ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टर्म हिग्स बोसन इज एसोसिएटेड विथ, हिग्स बोसन का रिलेशन किससे है, नैनो टेक्नोलॉजी, ओकोनोलॉजी, ऑनकोलॉजी, गॉड गॉड पार्टिकल या स्टेम सेल रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, पहले इंडियन कौन थे जिसने स्पेस में गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो है पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। उसके बाद बात करें कि ये शर्मा जी जो थे राकेश शर्मा जी, ठीक है, वो शर्मा जी ट्रेवल अब्रॉड द सोवियत यानी सोवियत यूनियन का जो स्वेज T11 स्पेस क्राफ्ट था, तो स्पेस क्राफ्ट का भी नाम याद रखना है। ठीक है, राकेश शर्मा कौन से स्पेस क्राफ्ट से गए थे, तो ये हो जाएगा स्वेज T11। ठीक है, कब गए थे, तो ये हो जाएगा 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना है आपको, हु रोट ड्रैगन सीड, किसने ड्रैगन सीड लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल्स एस बक। ठीक है, बात करें शेक्सपियर में की, क्योंकि शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने कौन कौन से कथाएं लिखी। ठीक है, तो हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। ठीक है, ये सारी कथाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, लिखी तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द पैरा ट्रूपमन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड इन, तो बोला गया कि पैरा ट्रूपन जो है ट्रेनिंग स्कूल जो है इंडियन फोर्स का है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नासिक, आगरा, पुणे, देहरादून। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर पूछ लेता यहीं पे कि एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पे है, तो एयर फोर्स एकेडमी जो है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद के दुंदीगल में। ठीक है, तो याद रखना है ये भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खान इज़ एसोसिएटेड विद, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो किससे रिलेटेड है, उनका तबला से, सरूद से, फ्लूट से, शहनाई से, तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खान को आप सुने होंगे, जानते होंगे। ठीक है, वो उनका एसोसिएशन किससे था, शहनाई थे। बात करें तबला के कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जाकिर हुसैन जो है वो उनका रिलेशन जो है तबला से है। अमजद अली खान का जो रिलेशन है वो सरूद से है। सरूद मैं आगे दिखा दूंगा सरूद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, और भी ये भी पूछा जाता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम और देख लेते हैं कि फ्लूट और बांसुरी से रिलेटेड जो मास्टर हैं वो कौन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का एसोसिएशन है बांसुरी एंड फ्लूट से। उसके बाद बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा का एसोसिएशन किससे है, तो संतूर प्लेयर हैं वो। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन, तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। ठीक है, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो है तमिलनाडु के मदुराई में। ठीक, और कौन से रिवर में सिचुएटेड है, रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा वैगई रिवर। ठीक है, मदुराई जो है वो, मदुराई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा वैगई रिवर। हु वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा का ऑथर कौन था। ठीक है, कि अकबरनामा का तो ऑप्शन दिए हैं शाहजहां, अबुल फजल, समुद्रगुप्ता या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब अकबरनामा का जो था 3 पार्ट था। ठीक है, तीनों पार्ट किसने किया था, अबुल फजल ने। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। बात करें कि रामायण और महाभारत को, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, रामायण और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, तो याद रखना है अब्दुल कादिर बदियानी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदियानी। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बोला गया कि इनमें से कौन से सिटी में सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था। ठीक है, तो ये जैसे मद्रास है, राजकोट है, कलकत्ता है, मुंबई है। जैसे ग्रामीण में क्या होता है, पंचायत होता है, तो उसी तरह से शहरों में क्या होता है, म्यूनसिपल कोर होता है। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पहला बनाया गया था वो कौन से शहर में बनाया गया था। आंसर कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में पहले जो है सबसे पहले इंडिया का
जो है मद्रास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना था वो कब बना था? 1688 में। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है। द लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी विच ट्रेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स इज सिचुएटेड एट मसूरी, देहरादून, श्रीनगर, खंडाला। ठीक है, तो बोला गया है कि ये, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो कि आईएएस को ट्रेनिंग देते हैं या आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है? मसूरी में, देहरादून है, श्रीनगर या खंडाला। तो हम लोग जानते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लबासना। ठीक है, लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, आईएएस का जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पे होता है? मसूरी में होता है। इसी का नाम है लबासना। ठीक है, हम लोग आप लोग रील्स वगैरह देखे होंगे लबासना का। ठीक है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द फर्स्ट इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। ठीक है, इनमें से बोला गया है कि किसने पहले इंदिरा गांधी पीस अवार्ड किनको दिया गया था? मदर टेरेसा, माइकल गोरबैचेव, नेल्सन मंडेला या राजीव गांधी। ठीक है, तो पहला जो गांधी पीस प्राइज़ की बात करें तो पहला इनमें से तो किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, पहला इनमें से किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन दूसरी की बात करें तो माइकल थे, जीते। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 नंबर ऑप्शन हो सकता है। तो पहला जो अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, वो दिया गया था पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड में आया था माइकल गोरबचेव। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें कि मदर टेरेसा को कभी भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड नहीं दिया गया। उसके बाद बात करें नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था और राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस को भी अकॉर्डिंगली याद कर रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस तबला प्लेयर। इनमें से कौन सा है जो कि फेमस तबला प्लेयर है? अली अकबर खान, बिरजू महाराज, रविशंकर या स्वपन कुमार। ठीक है, फेमस जो तबला प्लेयर हैं वो हो जाएंगे स्वपन कुमार। ठीक है, अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सरूद किसको बोलते हैं? ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको सरूद बोलते हैं। ठीक है, और इसको देखिए सरूद और सितार थोड़ा बहुत हम लोग के लिए, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को नहीं जानते हैं उनके लिए ये दोनों सेम दिखेगा, बट ये दोनों अलग अलग है ना। इसको सितार बोलते हैं, इसको सरूद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि तो अकबर अली खान जो था वो, उनका जो रिलेशन था वो सरूद से था। उसके बाद बिरजू महाराज, इनका ये कथक डांसर्स थे। रविशंकर की बात करें तो वो सितार बजाते थे। तो ये सब नाम याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ऑप्शंस में है मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, उसके बाद बात करें और फेमस तबला प्लेयर कौन कौन से हैं, जैसे तबला प्लेयर का ही नाम था स्वपन कुमार तो बोल दिए। उसके बाद बात करें जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, अनिंदो चटर्जी और अनुराधा पाल। फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड ग्रैमी जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है? क्रिकेट, म्यूजिक, लिटरेचर या पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिक में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, हु ड्राफ्टेड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ड्राफ्ट किया था प्रेम्बल का? ठीक है, प्रेम्बल को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल था उसको ड्राफ्ट किसने किया था? ठीक है, राधा कृष्णन जी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या लाल बहादुर शास्त्री। तो बहुत से लोग समझते नहीं है क्वेश्चन को और आंसर मार देते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव जी अम्बेडकर जी जो है उनको ऑप्शन मार देते हैं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से बात आता है वो मार देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, वो थे बी आर अम्बेडकर, बट यहाँ पे वो नहीं पूछा है। यहाँ पे बोला कौन ड्राफ्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये कब ये किया गया था, रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1947 में, लेकिन एडप्ट कर किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया था 1946 13 दिसंबर में, लेकिन एक्सेप्ट किया था हम लोगों ने, एडप्ट किया था वो 1947 22 जनवरी को। फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ सत्रिया डांस ओरिजिनेटेड। इनमें से कौन से स्टेट में सत्रिया डांस जो है ओरिजिनेट किया गया है? केरला, गोवा, राजस्थान, असम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है सत्रिया डांस किया जाता है, वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है।
हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन ए द बादशाहनामा, इनमें से किसने बादशाहनामा लिखा था? अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, बाबर या इनायत खान? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, इन्होंने बादशाहनामा लिखा था। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो हिस्टोरियन, कोर्ट हिस्टोरियन थे किसके? शाहजहाँ के। शाहजहाँ यानी मुगल एम्पायर शाहजहाँ के। इन्होंने लगभग 20 साल वहाँ पे रहा, ठीक है। उसके कार्यकाल में 20 साल में रहे। उसके बाद तो इन्होंने इसका बादशाहनामा का 2 पार्ट लिखा था, और थर्ड पार्ट को जो कंप्लीट किया वो मोहम्मद वारिस ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसको मैच करना है, केमिकल कंपाउंड का नाम है और स्पाइसेस का नाम है, माने कौन से स्पाइसेस में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कार्डेमम है, कार्डेमम में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है? ब्लैक पेपर है, टर्मरिक है, क्लोव्स है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका, देखिए कार्डेमम में, या हम बात करें क्यूरक्यूमिनोइड्स, ये किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा टर्मरिक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1,8 सिनियोल जो है वो पाया जाता है कार्डेमम में, और यूगिनोल जो है ये पाया जाता है आपका क्लोव्स में, ठीक है, जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं। उसके बाद पाइपराइन जो है ये पाया जाता है ब्लैक पेपर में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। द लार्जेस्ट ड्राई डॉक इन इंडिया इज सिचुएटेड एज कोचीन, मारमेगांव, कोलकाता या मुंबई, ठीक है। इनमें से कौन सा डॉक यार्ड जो है वो लार्जेस्ट है और ड्राई है? ड्राई इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना है, शिप वगैरह बनाना है ना, तो उसको ड्राई रखा जाता है, ठीक है, या ड्राई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन, ठीक है। मारमगांव कहाँ पे है? तो ये गोवा में है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ड्राई डॉक जो है वो कोचीन में है, जो कि इनोग्रेट किया गया था। क्यों इनोग्रेट किया था? 2021 में। क्यों? टू कैटर टू लार्ज शिप बिल्डिंग्स एंड रिपेयर नीड्स, मतलब आपको लार्ज शिप का देखभाल भी तो करना है या उसका रिपेयर भी तो करना, तो कहीं तो करना पड़ेगा। तो ये इसलिए इसको ड्राई रखा गया था, ठीक है, ड्राई डॉकयार्ड बनाया गया था। हु वॉज द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा पहला रूलर था मेडिवल टाइम पे जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या शेरशाह। तो पहला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था पहली बार मेडिवल टाइम में, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने नाम क्या रखा था? दीवाने कोही, ठीक है, या दीवाने आमिर कोही। इस तो याद रखना है, दीवाने कोही में क्या होता था, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोला जाता था, जिसमें इरिगेशन का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड को कैसे कल्टिवेट बनाया जाए, फार्मर को कैसे लोन दिया जाता है, ये सारा आता था इसमें, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? राजा गोपाल आचार्य जी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो इस पहले जो लॉ मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, वो हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, अर्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22, अप्रैल 23। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल जो है वो 22, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ आता है? अगर यहाँ पे ऑप्शन रह जाता मार्च 22 दिया हुआ रहता, अप्रैल 22, मई 22, तो कन्फ्यूजन होता। क्यों कन्फ्यूजन होता? क्योंकि 22 अप्रैल और 22 मार्च दोनों डे इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका वाटर डे मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन इन द वर्ल्ड नोन फॉर दियर थ्रीविंग साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, तो बोला गया कि इनमें से कौन से रीजन पे साइट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन के लिए हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन, कैरेबियन रीजन, अफ्रीका रीजन या मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो
इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन जो है वो साइट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है। ठीक है। और कौन सा, अगर बात करें जैसे यूएसए का फ्लोरिडा है, तो ये भी सारा फेमस है। फ्लोरिडा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है साइट्रस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर 9वें पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।